अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ हारून साहब मौजूद हैं। जी, हारून साहब का कमाल ये है कि इससे पहले भी अगर आप इनकी वीडियोस आपने देखी हों, बड़ी वायरल हुई और बड़ी कमाल की फ़ीडबैक आई, क्योंकि वो जो सारी इन्फॉर्मेशन थी और डेवलपर्स हैं उनके हवाले से और बिलखसूस हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी कमाल की थी। और ये हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बड़ा नाम है ओजी डेवलपर्स का उस प्रोजेक्ट्स को। और ओजी डेवलपर का जो एक बड़ा कमाल का बैरिया स्काई के नाम से तकरीबन डिलीवर प्रोजेक्ट है, करीब है डिलीवर होने के। और दूसरा जो है वो लाहौर स्काइज़ के नाम से। और कई दफ़ा हमने उधर छापा भी मारा है फिज़िकली। मैं वहाँ जाके मैंने लाइव होके भी दिखाया कि क्या हो रहा है और किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। हमारी जो डिस्कशन आज की है ये इस हवाले से है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनका स्कोप क्या है, किस तरह के मार्केट के चैलेंज हैं, फ्रॉड्स कैसे हो रहे हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है। दरअसल ये पिछली वीडियो के साथ एक हमने जो सीरीज़ प्लान की है, एक सीरीज़ की शक्ल में वीडियो है। पहले वाली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स तो आपको दिख रहे होंगे, तो उसके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ चंद दिन पहले मेरा ये भी एक्सपोजर हुआ कि मुझे कराची जाना पड़ा। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं दानिश बिन रऊफ साहब। दानिश भाई जो हैं वो आबाद डेवलपर्स की एक एसोसिएशन बनी हुई है बिल्डर्स की, वो उसके चेयरमैन भी रहे हैं और उसको हेड भी करते रहे हैं और अब बड़े एक्टिव मेंबर हैं। तो आबाद के सारे दोस्तों ने मुझे बुलाया क्योंकि हम कराची चैप्टर कासिम अली शाह कराची चैप्टर एक्टिव करने जा रहे हैं फ्यूचर में, और बहुत से काम कराची की यूथ के लिए हमने प्लान किए हुए हैं। तो जब वहाँ मेरा जाना हुआ तो फिर बड़ी बातें वहाँ पता लगी। वहाँ पर तो एक इस्टेब्लिश कल्चर है कराची में हाई राइज, क्योंकि जगह थोड़ी है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ लोग अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं और ज़मीन जो है उसका ज़मीन पे उस तरह रहने का कॉन्सेप्ट नहीं है और बड़ी आसानी से पूरी बिल्डिंग को मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी को मैनेज करना वहाँ बड़ा एक कॉमन ट्रेंड है और बड़ा क्वालिटी का वहाँ काम हो रहा है। ये ट्रेंड जो है वो हर बड़े शहर की तरफ जा रहा है और लाहौर में भी हाई राइज का एक ट्रेंड आया। और आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसमें सबसे पहला सवाल भी ये है कि हाई राइज का लाहौर में जो है ना वो बनना क्यों ज़रूरी है। ये हारून साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि लाहौर में किस जगह पे इस वक्त हम हैं और ये ट्रेंड जो हाई राइज का पूरी दुनिया में बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ा, कराची में पहले से इस्टेब्लिश है, लाहौर में इसका क्या स्कोप? शाह साहब ज़ाकिल्लाह खैर। देखिए जिस तरह से लाहौर बढ़ रहा है ना, हाई राइज के अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 1.5 करोड़ आबादी हो गई है। अभी आप देखें कि फेज़ 7 जो है DHA का बॉर्डर पे है। अभी अब देखिए उस तरफ से अभी आजकल के हालात में इंडिया आ रहा था तो पहले DHA वाले उनको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरफ से आप कसूर पहुंच गए, आप रायवंड पहुंच गए, आप लाहौर पैक है, उधर से आप रावी पहुंच गए। तो आपका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग्स है। अच्छा, हाई राइज करता क्या है? अफोर्डेबल है, अमेनिटीज़ सारी आपको मिल जाएंगी। सोसाइटी में मुश्किल हो जाता है, आप एक हाई राइज बिल्डिंग में हैं तो आपको सारी अमेनिटीज़ मिल जाएंगी। आप मेंटेन करना आसान है। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी। आप एक बिल्डिंग में हैं, वहाँ पे 400-500 अपार्टमेंट्स है, 400-500 फैमिली रह रही हैं, उनको जो डेवलपर है वो उसको सिक्योर कर रहा होगा। एक घर है, घर को सिक्योर करना एक अलग चीज़ है और एक पूरी बिल्डिंग को सिक्योर करना वो आप पूरे एक सिक्योर एनवायरनमेंट। आप घर पे नहीं हैं, आप 2 माह के लिए छोड़ के बंद करके चले गए, आपको कोई मसला नहीं। आपके बच्चे पीछे हैं, आप खुद नहीं हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे बड़ी बात वही, जिस तरह से कमर्शियल और रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वो सिर्फ हाई राइज पूरे करेगा। और आजकल जो महंगाई का आलम है कंस्ट्रक्शन की, 2.5 करोड़ का हो गया है 5 मरले का घर, तो आप अपार्टमेंट आपको लाख करोड़ में मिल जाएगा। आप करोड़ सवा करोड़ के अपार्टमेंट में एक मुनासिब जो एक छोटी फैमिली है वो हो सकती है। तो लाहौर की जितनी रिक्वायरमेंट अब बढ़ रही है वो आपकी हाई राइज पूरी करेगी। एक मैं स्टैट्स आपको बताता हूँ, 7 लाख लोग सालाना लाहौर माइग्रेट कर रहे हैं पूरे पंजाब से। अच्छा, बड़ा शहर होने की वजह से बड़ा आपने कह लीजिए थंबनेल बनता है इस बात का कि 7 लाख लोग पर एनम शिफ्ट हो रहे हैं लाहौर में। 2000 नया बच्चा पैदा हो रहा है डेली लाहौर में 2000 बच्चा पैदा हो रहा है और 200 के करीब डेथ्स हैं डेली की लाहौर में। अब आप देखिए कि 7000 आ रहा है जो माइग्रेट कर रहा है, 1800 का गैप पैदा हो रहा है। 2000 की पैदाइश हो रही है, 200 की डेथ हो रही है, तो 1800 एडिशनल ऐड हो रहा है हर रोज। अगर आप इस दोनों चीजों को क्लब करें, जो माइग्रेट कर रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं, तो 14 लाख के करीब 13-14 लाख सालाना लोग ऐड हो रहे हैं। अब आप देखिए कि आप 10 साल बाद सोचिए कि 1.25 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख तो सिर्फ ये ऐड हो जाएंगे। तो जो ऑलरेडी 1.5 करोड़ है वो कहाँ जाएंगे?
बिल्कुल सही। तो आबादी कहाँ जा रही है? 3 करोड़ पे 10 साल के अंदर। बिल्कुल सही। तो इस रिक्वायरमेंट को सिर्फ हाई राइज पूरा कर सकती है। ज़मीन और इस तरह जैसे अब फैला रहे हैं, इस पे पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही जी। अब इसके साथ ना ये भी आ जाता है कि ये फैमिलीज़ के लिए देखा गया बड़ा ही कंफर्टेबल सिस्टम है हाई राइज में, कि मिल के फैमिलीज़ रह रही हैं, बड़ी चीज़ें ऐसी जो कंबाइन यूज़ हो जाती हैं। मैंने कुछ लाहौर में ऐसी जगह फ़ौज ने स्क्रीनें बनाई हुई हैं अपार्टमेंट्स की शक्ल में, और बड़ा कामयाब वो कह लीजिए तजर्बा रह रहा है। वहाँ पर जो रहने वाले वो कहते हैं ऐसे लगता है दुबई रह रहे हैं, या ऐसे लगता है जैसे सऊदीया या जद्दा के किसी फ्लैट्स के पूरे एक कंपाउंड में रह रहे हैं। तो फैमिलीज़ जो हैं वो उनका एक्सपोजर इस हवाले से कैसा रहता है, उनके लिए कितना कंफर्टेबल रहता है? देखिए यहाँ पे ना 2 तरह के हाई राइज हैं। एक है छोटी छोटी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हम उनको हाई राइज कहते हैं, एक्चुअली वो हाई राइज है नहीं। 5 मरला 10 मरला हद कनाल के अंदर भी वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपोजर है। वहाँ पे हो सकता है उसकी मेंटेनेंस वैसी नहीं है, उसकी सिक्योरिटी वैसी नहीं है, वहाँ पे रिहायशी शायद वैसे नहीं आते। लेकिन जो प्रॉपर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनमें कमाल माहौल है। पूरी फैमिलीज़ रह रही हैं, प्रॉपर वो जो डेवलपर हैं जो उनको मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा सिक्योर सिस्टम रखा हुआ है। कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन मेहमान आ रहा है, किसको मिलने आ रहे हैं, चेक हो रहे हैं, एंट्री हो रही है। फैमिलीज़ बड़ी सिक्योर हैं, आप बाहर निकलते हैं, कम्युनिटीज़ बनी हैं, आप वॉक करें, आप घूमें, आपके बच्चे, आपकी फैमिलीज़, आप सिक्योर हैं। तो वो बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और यस, जैसे आपने कहा कि बाहर तो जैसे दुबई में लोग घरों से ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम किसी बिल्डिंग में रहें, क्योंकि उनको वो वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और अप्रोच वाइज वो बड़ी करीब होती है। बिल्कुल ठीक जी। अब साथ ही साथ जैसे ये चीज़ बढ़ेगी तो आपको लगता है कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जिस तरफ भी पैसा जाता है उस तरफ चैलेंज और फ्रॉड्स भी बढ़ जाते हैं, तो क्या वो मैनेज कर सकते हैं? और वक्त के साथ साथ क्या ये अपग्रेड हुए हैं सिस्टम? देखिए, जहाँ तक सवाल है मैनेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स के लिए मेरा ख्याल ये कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ चुटकी है। अच्छा जी। हाँ, अब सवाल ये है कि मैनेज कर क्यों नहीं रहे? हाँ, करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, ये बड़े सवाल है। हाँ। नो डाउट, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, लोगों के साथ 2 तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। सोसाइटी के अंदर फ्रॉड ये हो रहा है कि लोग फाइलें ले रहे हैं लेकिन पता नहीं है। एक ऐसे ब्लॉक में फ़ाइल ले लेते हैं जिसकी डेवलपर को भी नहीं पता कि ये ब्लॉक एक्चुअली मैंने बनाना कहाँ है। एक है कि अच्छा बंदा ये सोच रहा था मैं यहाँ बनाऊंगा, ये भी नहीं पता। वो कहता है अच्छा जब ज़मीन खरीदेंगे तब बताऊंगा कि ये जो डी ब्लॉक है ना फलां जगह पे आएगा। और दूसरा इसी तरह हाई राइज के अंदर भी हो रहा है कि आपके पास लैंड नहीं है, आप बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, फिर आप सोचते हैं अच्छा यार मैं ज़रा पैसे इकट्ठे हो जाएँ फिर बाय करूँगा। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर रेगुलेशंस बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? सिर्फ सिंपल 2 काम करने। एक, अगर कोई सोसाइटी, मैं सोसाइटी बनाना चाहता हूँ तो गवर्नमेंट से जाकर मैं अप्रूव करूँ और मेरे पास सिर्फ उतने एरिए को सेल करने की परमिशन होनी चाहिए जितना मैं उनको दिखा दूँ कि देखें मेरे पास 1000 कनाल जगह है और ये उसका मैप है। मैं कह रहा हूँ कि डेवलप नहीं हो सकता, ना करें डेवलप, लेकिन गवर्नमेंट को कम से कम ये दिखा दें कि ये 1000 कनाल जगह है, ये मेरा नक्शा है, मैं इस पे बनाऊंगा, ये ए ब्लॉक होगा, ये बी ब्लॉक होगा, इसमें ये प्लॉट होंगे और मुझे सिर्फ उतनी 1000 कनाल की परमिशन मिलनी चाहिए। उसके कोई लेटर इशू होने चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो इदारा है, जो डेवलपर है, वो लोगों को दिखाए कि जी ये गवर्नमेंट का अप्रूव्ड एरिया है, यहाँ पे ये मैंने उनको बता दिया, ये ए ब्लॉक उन्होंने मुझे परमिशन दी है बेचने की, इसका प्लॉट नंबर 104 मैं आपको बेच रहा हूँ। तो ये होना चाहिए। और दूसरा, इसी तरह हाई राइज के अंदर भी गवर्नमेंट, जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास अप्रूवल्स नहीं है, जिनके पास अभी कंस्ट्रक्शन के परमिशन नहीं है, उनको बिल्कुल भी सेल करने की, मार्केटिंग करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा रूल है। और अच्छा हारून हनीफ साहब, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या कवानीन मौजूद नहीं है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे? क्योंकि देखें ये इस तरह के फ्रॉड्स बड़े कॉमन हैं और हर दूसरा चौथा बंदा, मैं बाहर भी जाता हूँ ओवरसीज़, बड़े डसे हुए मुझे मिलते हैं और बड़ा बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं नहीं हमने इतनी पेमेंट्स दे दी हुई हैं, डाउन पेमेंट दे दी हुई है, या हमने इतनी किस्तें दे दी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, या वो बंदा जो है उसका नैब में केस चल रहा है, वो भाग चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन ये मिलना कि ये क्लियर है। जैसे देखें दुबई में स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसकी 100% जिम्मेदार स्टेट खुद है। यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाना, क्या कवानीन बने नहीं हैं? अगर मौजूद हैं तो वो इम्प्लीमेंट फिर कैसे हो सकते? देखिए कवानीन शाह साहब बने हुए हैं। मैं आपको बड़े ऑनेस्टली बताऊं, हमारे कवानीन जो है ना बड़े वेग से हैं। एक ही चीज़ के ऊपर 4-4 चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। मसलन मैं कोई सोसाइटी या बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ ना,
और मैं कवानीन की बुक खोलूँ, मुझे एक आम आदमी के तौर पे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पे कानून लगता कौन सा है। अच्छा, मैंने ये किसी से बात की कि यार भाई ऐसे कैसे, उन्होंने कहा ये जानबूझ के किया अच्छा। ताकि हमारे तक आए, हम बताएं कि आपको अच्छा आप पे हाथ हल्का फेरना है तो ये कानून लगा देंगे, अगर आप पे हाथ सख्त फेरना तो ये वाला लगा देंगे। ये नहीं होना चाहिए। देखिए इसके अंदर भी प्ले किया गया है कि हम कैसे लोगों को मरोड़ेंगे, ये नहीं करना। कानून बने हुए फिर इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। कानून क्लियर कर दें, सिंपल, हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, कमर्शियल होगी, सिंपल ये रूल है, दैट्स इट। कोई फलां शिक नहीं लगेगी, फलां नहीं लगेगी, एक सिंपल है, जहाँ पे भी होगा ये होगा। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके लिए एक छोटी सी एक फोर्स बनाएं। अगर देखें, मैं अक्सर कहता हूँ, तो अगर हम पोलियो को ख़त्म करने का जब हम पे प्रेशर आया और हम एक एक गली में जाके पोलियो ख़त्म कर सकते हैं ना, तो कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। कोई भी फोर्स बनाई जा सकती है, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, अलैन में होते हैं दुबई में, तो मैं उन्हें मिलने गया तो उन्होंने अपना चैलेंज मेरे सामने रख दिया। वो चैलेंज ये था, और ये सवाल भी मेरे सामने वही है कि उन्होंने कहा जी मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिन्होंने कहा जी आप जिस दिन से शुरू करेंगे आपको रेंट इसका आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके तामीरी ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट का जो रेंट है उसका एक सिस्टम साथ चला हुआ है, वो आपको आना शुरू हो जाएगा और मंथली वो भी आपको मिलता रहेगा। ये कोई फ्रॉड है, ये रियल है, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता? क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे कल्चर में एक कहावत है, जब तक लालची जिंदा है फ्रॉडिये जो है ना वो चलते रहेंगे। अब इसकी एक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप समझिए। एक चीज़ जो अभी बनी नहीं है, जी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि शाह साहब ये एक बिल्डिंग बननी है, अभी मेरे पास प्लॉट भी शायद उसका नहीं है, या मैंने कंस्ट्रक्शन भी अभी नहीं की, तो आप मुझे पैसे दें अपने यूनिट के पूरे और अगले महीने से मेरे से ले लें रेंट। अब आप कैलकुलेट करते हैं कि यार मैं इनको पैसे दे देता हूँ, अगर मैं पैसे बैंक में भी रखता हूँ तो मुझे वो नहीं आना, ठीक है, तो मैं इधर रख लेता हूँ, मेरी चीज़ भी बन जाएगी और जब तक चीज़ नहीं बनती तब तक रेंट आ जाएगा। अब आप इसको बड़े एंगल से सोचिए कि 100 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया जमा करवा दिया और उनको कहा कि हम आपको हर बंदे को 80,000 रुपया 70,000 रुपया मंथली हम रेंट देंगे, जबकि वहाँ ज़मीन पे कुछ नहीं है, तो उनके पास 1 अरब इकट्ठा हो गया। अब वो मज़ीद इकट्ठा करने के लिए ये आपको 6 महीने रेंट दे भी दे, आपको 6 माह रेंट दे, ताकि आप अपने किसी कोलीग को, किसी दोस्त को, किसी इन्वेस्ट कर दो। यार ये तो मज़ा हो गया। लोगों ने क्या किया, अपने प्लॉट्स, अपनी गाड़ियाँ, एक्स्ट्रा गोल्ड, अपने प्रॉपर्टीज़ बेची। उन्होंने कहा यार ये तो मैं एक जॉब करता हूँ, 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया मुझे मिलती है, सैलरी मिलती है, मैं अपना 4 करोड़ का प्लॉट इसमें डालूँ, ये तो मुझे यहाँ पे 4 लाख रुपया वैसे दे रहे हैं। तो लोगों ने बहुत ऐसा किया, अरबों रुपया दे दिया। और जब उन्हें लगा कि अब इनफ्लो कम हो गया तो वो डिफ़ॉल्ट करके भाग गए। देखिए ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपसे 100 रुपया लूँ और हर महीने आपको पैसे लेके आपको देते रहते हैं, और तब तक देते हैं जब तक नए लोग नहीं आ जाते। रेफरेंसेस से जब नए आने वालों का फ्लो कम होता है ना, फिर ये अपने आप को बैंकरप्ट करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा बेतहाशा यहाँ पे हुआ और बड़े बड़े फ्रॉड हुए और अरबों रुपए के फ्रॉड हुए। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, ये वैसे ही हराम है। एक चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है मैंने आपसे जो 100 रुपया लिया उसके ऊपर जो मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ, पैसे पे पैसा दे रहा हूँ, हराम है। तो इसकी मिनिमम जो शक्ल है ना सर, मिनिमम शक्ल ये है कि अगर आप हाई राइज भी बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर का रेडी होना ज़रूरी है। यानी अगर मैंने आपसे 1 अरब इकट्ठा किया तो मेरा वहाँ स्ट्रक्चर पे लगा होना चाहिए। तो वो ऐसे ही है जैसे मैं खाली प्लॉट आपको रेंट पे दे रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर का, अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है फिर कहीं ना कहीं वो फिनिशिंग की तरफ जाएंगे, अदरवाइज खाली फाइल पे इस पे वो नहीं, वर्केबल नहीं है। अच्छा हारून साहब, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जिनके कहीं पैसे स्ट्रक हो गए हैं, फ्रॉड हुआ है, वो हमसे रब्ता करें और उधर चैप्टर क्लोज करें, आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें। कितने लोगों ने रब्ता किया आपसे और क्या सलूक किया फिर? शाह साहब आपने बात कर दी, मैंने भी कहा कि जी आप हमारे पास आएँ, हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनको अकोमोडेट करेंगे। ओफ, अच्छा जी, लिटरली अंबार लग गया।
अच्छा जी। बहुत ज़्यादा लोगों, ये तो ऐसे हुआ कि जैसे किसी की कोई दुखती रग थी और हमने उसको थोड़ा सा हाथ फेरा। अच्छा। और लोग देखें, लोगों के साथ फ्रॉड हुए भी देखे, बड़ी हार्ड एंड मनी होती है। एक बंदा जॉब कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के अंदर है, हर किसी का दिल करता है यार मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कर लूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँ, कुछ सेविंग्स कर लूँ, घर बन जाए, कोई अपार्टमेंट बन जाए, कोई कमर्शियल बन जाए, चले रेंट ले लेंगे, चले रिहाइश के लिए खुद यूज़ कर लेंगे, मैं बच्चे को शादी करके वहाँ भेज दूंगा। जब वो नहीं बना फिर बड़ा दुख होता है। अच्छा, आपके साथ वीडियो हुई, मैंने भी कहा कि जी हमारे पास लाएं, हम आपको इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे। बहुत ज़्यादा क्यूरियस, और लिटरली और ऐसे ऐसे केसेस आए कि खुद को दुख होता था कि यार दिल करता है यार हम इनको कुछ कर सकें, और माजरत करनी पड़ी। उसकी वजह थी कि वो हमारी लिमिट से भी बाहर था, हमारे इख्तियार से भी बाहर था कि यार हम इनको इतना बड़े मसले को हम कैसे अपने साथ क्या ऑफर दे सकते हैं कि असल में आपने दुखी लोगों को आवाज़ दे दी और एसोसिएशन बन गई होगी पूरी एक दुखी लोगों की। दुखी लोग। और कोई शक नहीं कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि 100 लोग आए ना, लिटरली हम 50% 55% को हम 60% लोगों को अकोमोडेट कर सके, बाकी नहीं कर सकते। उसके ऊपर वो उसकी वजह ये है कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यानी इतने बड़े उनके साथ इशू स्कैम थे कि वो हमारी लिमिट से भी बाहर था। हमने एक सोचा हुआ था कि यार इस इतने नंबर को हम इतनी लिमिट में रहते हुए करेंगे तो, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं जो हमारी कैपेसिटी के अंदर है, उनको हम अभी भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो अभी आपके तवज्जुह से जो भी आएगा, जो हमारी लिमिट में होगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर कीजिए उसको, ज़रूर। अच्छा, ये ताज़ा देखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी है और पूरी गेम टर्न हो गई है जी। मैं तो सच्ची बात है कि एक अल्लाह की ऐसी मदद आई है कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान पूरी कौम को खुशी मिली है। और जो जितने चैलेंज थे, ऐसे लगा जैसे कोई बारिश हुई और हर चीज़ धुल गई है। गर्द होती है ना, बारिश होती है तो सारी गर्द बैठ जाती है। तो जो सारे पिछले चैलेंज थे वो एक तरफ रह गए हैं और एक नया पाकिस्तान हमारे सामने आया। और वो पाकिस्तान जो है वो सुपर भी है, वो पावरफुल भी है, और दुनिया में उसकी एयरफोर्स की कामयाबी के तज़किरे हो रहे हैं। और इतना बड़ा इंडिया, इतना बड़ा दुश्मन मुल्क जो है, उसको हमने जिसे कहते हैं ना डरा के रख दिया, सुलह करने पे मजबूर हो गया। इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ इस मार्केट में, नए मौके, नई चीज़ें आप क्या देख रहे हैं? शाह साहब, पहले तो वाकई ही हमारी फोर्सेस को मुबारकबाद, वो वाकई ही मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं और पूरी कौम को भी मुबारकबाद। दूसरा, हमें इंडिया को थैंक यू करना चाहिए कि जो हमें इसने एक यकजान कर दिया है, और जो हमारी इमेज बिल्डिंग की है दुनिया में, ये वही कर सकता था। ठीक है, कोई किसी को कुछ चेक करना हो कि एक बदमाश बन रहा हो बहुत ज़्यादा मोहल्ले का, और एक बच्चा जो उससे 4 गुना उम्र में भी छोटा हो, ताकत में भी छोटा हो, वो कोई एक आधी चपेट करा दे, तो फिर बाकी तो कहते हैं कि जी वो है। देखें, हमें हमारा जो दुनिया में, जैसे ख़ास तौर पे अरब मुल्कों के अंदर जो हमारी, उनको समझ आई कि यार हम कुछ चीज़ हैं। ठीक है, और इससे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, मैं एक चीज़ सोचता हूं, मैं चाहूँगा आप उसमें ऐड ऑन भी करें। जी। हम इस टाइम देखना ये है कि ये हो क्या रहा है। जब ये एक आपसे 4 गुना बड़ा मुल्क जो है आपको धमकी लगा रहा है, तो हम यहाँ शुगर लगा रहे हैं, हमारे नौजवान शुगर लगा रहे हैं। अच्छा, वो उसको सीरियस नहीं ले रहे, वो उधर चीख रहे हैं कि भाई हम मारने को कह रहे हैं, आप शुगर लगा रहे हैं। अच्छा, मामला सीरियस होना चला गया, पहली बार अटैक हुआ, अगले दिन हम सीरियस नहीं हो रहे, हमारे एयरबेस पे वहाँ पे कुछ जो भी हल्की सी उन्होंने शुरली चलाई, हमारे लोग बजाय इसके कि डरते कि यार दोबारा भी कुछ हो सकता है, हम वहाँ पहुँच गए नारे लगाने, देखने पहुँच गए। तो अब दुनिया हैरान है कि यार ये क्या माइंडसेट है कि इनको खौफ नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अब ज़ाती तौर पे जब इसको मैंने सोचा ना, तो मुझे एक बात समझ आई, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप उसमें ऐड ऑन करें। मुझे बात ये समझ आई कि अभी देखें, आप गज़ा में देखें, उनको मार रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन 1.25 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, वो नहीं कब्जा कर पा रहे। बिल्कुल सही बात। ये क्या साइंस है पाकिस्तान, ये क्या लोग हैं। तो मुझे जो बात समझ आई, हमें जो है ना 3 चीज़ें जोड़ती हैं। एक, हमारा अल्लाह एक है, हम कंफ्यूज नहीं है। सही बात है। हम पूरे मुस्लिम, हम कंफ्यूज नहीं है। सही बात है। हम एक अल्लाह, हमारे कोई डिफरेंट तरह के खुदा नहीं है, हमें एक है, हम उसमें जोड़ दिया। दूसरा, हमारे नबी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम उनको फॉलो करते हैं और सारे मसलक उनको, उस पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। बिल्कुल सही बात है। तीसरी चीज़, कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। अब कुरान जो है, मैं बल्कि आपके जितने फॉलोअर्स इंडिया में हैं, जो नॉन मुस्लिम भी हैं, हम बैन हुए हैं आजकल इंडिया। अच्छा, आप बैन है, कोई बात नहीं, जब खुलेंगे उन तक ये मैसेज जाएगा
चाहे वो इजराइल है चाहे इंडिया है, वो सिर्फ एक काम करें। मैं ये समझता हूँ वो एक काम करें। हमें ताकत मिलती है कुरान से। सही। हाँ, मरना सब ने है, सबसे अफजल तरीन मौत शहादत की है। ठीक है, नॉन मुस्लिम ये समझता होगा यार इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, एम ये मर जाते हैं पता नहीं किधर जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ आप इस बात के लिए हमें ये चीज़ माइंडसेट मिलता है कुरान से, आप सिर्फ कुरान पे काम करें। सही जी, कुरान पे काम करें। नॉन मुस्लिम जितने भी हैं सारे ये मिलके कुरान पे काम करें और ये प्रूव करें कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब नहीं है। वो नहीं कर सकेंगे। और जब वो प्रूव कर देंगे तो हम मुसलमानों का मसला ही हल हो जाएगा, आपको हमसे लड़ना नहीं पड़ेगा। सही जी, हम वैसे ही फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और आप हमें कुरान कहता है कि जो आप जब आपकी शहादत होगी तो आप सीधा जन्नत में जाएंगे, आपका कोई हिसाब किताब नहीं होगा आपका ये। तो वो तो हम सब चाहते हैं। जिस मुसलमान से पूछो आप मौत कैसी चाहता है, वो पहले कहेगा पाजी शहादत। हाँ, तो हमें शहीद। तो कुरान के, अब कुरान अल्लाह की किताब है, आप सिर्फ इस पे काम करें कि आप इस बात को साबित कर दें कि वो अल्लाह की किताब नहीं, जो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। दुनिया में काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की, रिसर्च की, काम किया, ये साबित करने की कोशिश की कि ये किताब किसी इंसान के लिखी हुई है। और जो इस पे काम करने गया उसका एंड ये हुआ कि वो मुसलमान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, या वो पीछे निकल गया। बहुत आला जी। तो ये जो कुछ भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी बड़ी इज्जत से बख्शा है। और इंशाल्लाह हम मुस्लिम उम्मत के लिए जो है वो फ़ख्र बन गए और हम इंशाल्लाह हम उनके लिए एक दीवार है, शीशा पे लाई दीवार है। बिल्कुल सही बात। अरुण साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सब सुनने वालों का शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा अरुण साहब के साथ जब भी मुलाकात होती है तो नई बातों के साथ, नई आइडियाज़, नई गुफ्तगू के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।